बाबा साहब को गायकवाड़ साहब ने वहां से विदेश भेजा और उन्होंने पहली नौकरी की शुरुआत की, तो गुजरात की धरती तो हम लोग के लिए खास है। और बाबा साहब कहते हैं कि कोई मुल्क तब बेहतर मुल्क बनता है जब उसकी तकलीफें एक हो। और चलिए मान लीजिए कि उस मुल्क की तकलीफें एक ना हो, अगर खुशियां एक हो तो भी वो बेहतर मुल्क बन सकता है। लेकिन भारत की विडंबना देखिए कि यहां लोग एक दूसरे की खुशी में खुश नहीं होते हैं अगर जाति नहीं मिलती है तो। बाबा साहब हथियार थोड़ी चलाते थे, कलम चलाते थे, लिखते थे, बोलते थे। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिनव जी और तमाम लोग और जिन्होंने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। मेरा तो नंबर भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, उसकी भी वजह है। मैं रोज अमूमन 1000 कॉल मुझे फ़ोन पे आते हैं। टीवी चैनल्स और न्यूज़ चैनल्स में असाइनमेंट होता है, मतलब वहाँ हज़ारों लोग होते हैं। क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है तो हमने नंबर दे रखा। उसमें होता है कि 90% कॉल जो हैं वो मतलब के होते हैं, तो थोड़ा इरिटेशन भी होता है। तो उसके लिए मैं लोगों को कई तरह से मैं रेक्टिफाई करता हूँ कि कॉल कर रहा है वो ज़रूरतमंद है, नहीं है, ऐसे ही कॉल कर रहा है। तो जितने भी लोग मुझे उम्मीद है 10 बजे से मैंने कहा था, तो मैंने 10 मिनट कहा था कि मैं 10 मिनट के लिए आऊँगा क्योंकि मुझे निकलना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये लोग जो है ना, ये हमारी ताकत है। आप लोग के अप्रिसिएशन से ही और आप लोग के लाइक्स और व्यूज़ से ही हम ये चैनल चला रहे हैं। हमारा प्रोफेशन भी है ये, और इसी से मेरी रोजी रोटी भी चलती है। लेकिन दो चीज़ें हैं, दो फर्क है। इस देश में सब रोजी रोटी चलाते हैं, हर काम का रोजी रोटी से संबंध है, लेकिन हर काम का एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। जैसे मैं सेना में नौकरी करूंगा और युद्ध होगा पाकिस्तान से तो लड़ूं, और किसी थोड़ा मजबूत देश से युद्ध हो जाए तो मैं भाग जाऊं, ऐसा नहीं करूंगा। अगर हम भारत की सेना के जवान हैं तो सामने कोई भी दुश्मन हो रहा, हमारे देश के जवानों ने किया है, तमाम विपरीत परिस्थितियों में युद्ध लड़े हैं, चाइना को सबक सिखाया है, पाकिस्तान की तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो एक पत्रकार की भी वही नैतिक जिम्मेदारी होती है, सरकार से सवाल पूछना। और यकीन मानिए भारत की पत्रकारिता बहुत खराब है। मुझे नहीं पता था अभिनव जी को इतना आइडिया कैसे है जर्नलिज्म के बारे में। भारत के जो पत्रकार हैं वो दरअसल कभी पत्रकार ही नहीं रहे। बाबा साहब ने मुकनायक शुरुआत की थी, वो पत्रकार भी थे। भारत की जो पत्रकारिता है वो दरअसल जातिवाद का गढ़ है। भारत एक जाति प्रधान देश है, ये कृषि प्रधान देश नहीं है। यहाँ के किसानों को सबसे कम रिप्रेजेंटेशन है। मैं जिस गुजरात में हूँ, यहाँ के जो कम्युनिटी, जो किसान जातियाँ हैं, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन मीडिया में नहीं है। नहीं है वो लोग, जैसे वो जुडिशियरी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है। मैं कुछ अलग नहीं कह रहा हूं, मैं वही बातें कह रहा हूं जो बाबा साहब लिख के गए हैं। और राजकोट के लिए आप कहें कि मेन स्ट्रीम नहीं है, इस राजकोट से गांधी ने पढ़ाई की है, यही साहू जी महाराज ने जो भारत में रिजर्वेशन के जनक हैं, इसी राजकोट में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, स्पेशल सोशल समाज की। तो राजकोट तो धरोहर है इस देश का, हम सबको गौरव है। और इसी के बगल में बड़ोदरा है। बाबा साहब को गायकवाड़ साहब ने वहां से विदेश भेजा और उन्होंने पहली नौकरी की शुरुआत की, तो गुजरात की धरती तो हम लोग के लिए खास है, बहुत ज्यादा खास है। और रही बात संख्या की, तो यकीन मानिए सर कि हम किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं है। पत्रकारिता का मतलब होता है विक्टिम के साथ खड़ा होना, चाहे वो कोई हो। अब संजोग ऐसा है कि भारत में जो तमाम जो समस्याएं हैं वो जाति आधारित है। नौकरियों में शोषण जाति के आधार पे है, नौकरी न मिलना जाति के आधार पे है। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बाबा साहब ने SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और जनरल में हम जातियों में बटे हुए समाज थे, जाति के आधार। जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में रेस के आधार पे भेदभाव हुआ, गोरे और काले के आधार पे, तो वहां के संविधान में गोरे और काले के आधार पे प्रावधान है, राइट्स है। भारत में चूंकि जाति आधारित गड़बड़ियां थी, शिकायतें थी, शोषण था, तो उसको बाबा साहब ने SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और सबको अलग अलग प्रावधान दिया। कल कॉन्स्टिट्यूशन देता, एक दिन बाद हम लोग बोल रहे हैं, इस देश के संविधान में सबसे ज्यादा हक महिलाओं को है।
चाहे वो किसी कम्युनिटी की महिला हो। अगर संविधान नहीं होता तो महिलाएं आज हमारे बीच नहीं होती, वो चूल्हा चौका कर रही होती, और चूल्हा चौका करने के बाद भी उन पर जुल्म होता है। लेकिन जब संविधान बना, संविधान में अधिकार मिले, तो वो आज कलेक्टर, एसपी, डीएम, सीएम, पीएम, फाइटर पायलट सब कुछ है, वो इक्वल राइट्स हैं। उसी तरह से जो जातियों में बटा समूह था, उसको जो विक्टिम कम्युनिटी थी, उसको बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिए। कुछ लोग उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, मतलब सबसे पहले वो महिलाओं का अधिकार छीनना चाहते हैं। एक बराबर अधिकार मतलब मुझे लगता है भारत में कहते हैं कि सबको समान अधिकार हो, वही समान अधिकार देने के लिए संविधान लाया गया। लेकिन जो सिविल कोड बोल रहे हैं, अब बताइए मेरा एक भाई है और वो किसी वजह से, मान लीजिए नेचुरली वो हैंडीकैप पैदा हो, लेकिन यहाँ नेचुरली हैंडीकैप नहीं बनाया गया लोग, यहाँ लोग का पैर तोड़ दिया गया, जाति के आधार पर स्कूल नहीं जाने दिया गया, पढ़ने नहीं दिया गया। तो बाबा साहब ने उसके लिए व्हील चेयर का इंतजाम किया कि उनको मौका तो मिले। उसको लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन है। तो तमाम डिपार्टमेंट्स में अब तो विडंबना ये हो गई है कि अब सरकारी डिपार्टमेंट से नहीं बचेंगे। और मैं गुजरात आके दो चीजों को मुझे बड़ा रस है कि गुजरात मॉडल मतलब मजदूर मॉडल है। यहाँ मजदूर ज्यादा बनाए जा रहे हैं और तमाम जो एजुकेशन ठीक नहीं, हायर एजुकेशन में बहुत पार्टिसिपेशन कम है और लोगों की पॉलिटिकल सोशल अवेयरनेस बहुत कम है। तो वो एक जानबूझ के किया जा रहा है क्या है, लेकिन इस पर बात होनी चाहिए। हम इस देश के नागरिक और हम चाहते हैं कि सबको बराबर का अधिकार मिले। तो मीडिया का काम है विक्टिम के साथ खड़ा होना। अगर कोई कह रहा है कि बाहर बारिश हो रही है, दूसरा कह रहा है कि बारिश नहीं हो रही है, तो एक पत्रकार की जिम्मेदारी है कि छाता लेके जाए और बताए कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, कौन झूठ बोल रहा है। तो मैं किसी जाति या मजहब का नहीं हूं, मैं एक सचमुच का पत्रकार हूं जो पीड़ित के साथ खड़ा हूं। और जब मैं खबरें तलाशता हूं, जब किसी के साथ मारपीट होती है या किसी अधिकारी के साथ भेदभाव होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, जब मैं उसमें तह में जाता हूं, खबर ढूंढता हूं, तो पता चलता है कि इसकी वजह जाती है। तो जब मैं वो बात करता हूं तो उसमें सबसे ज्यादा 99.99%, 1% में छोड़ दे रहा हूं, 99.99% जो इस देश में शोषित वंचित हैं, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनके साथ जातीय आधारित अपराध हो रहा है। इसलिए मैं उनकी बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं उनकी बात कर रहा हूं, जबकि मैं पीड़ित की बात कर रहा हूं। और चूंकि वो जाति आधारित है, अब जैसे बीमारी टीबी की हो, ट्यूबरकुलोसिस की हो, तो मैं कैंसर का थोड़ी नहीं इलाज करूंगा। तो बीमारी कैंसर की हो तो आप बुखार का इलाज नहीं कर सकते हैं। तो भारत में किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, जो समस्याएं हैं वो जाति आधारित समस्याएं पैदा की जा रही है। और इस देश के जो 90% आबादी है, जिसको SC, ST, OBC माइनॉरिटी कहते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन तमाम जगहों पर नहीं है, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो। अब इसको बताना कोई अपराध तो नहीं है। जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट में पटेल, जाट, गुर्जर, मराठा, SC, ST, OBC में कहता हूं कि नहीं है। रेलवे में बड़े बड़े अधिकारी नहीं है, IAS बन जाते हैं। अब तो रिजर्वेशन का कैप भी हट गया, 50% 49% का पहले कैप था। मैं कहता हूं कि जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो SC, ST, OBC माइनॉरिटी की नौकरियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि आज के डेट में किसी कंपनी में आप, प्राइवेट कंपनी में आप बढ़िया पोस्ट पर, मजदूर के लिए नहीं, HR हेड के लिए, डायरेक्टर के लिए, मैनेजमेंट में लेवल के नौकरियों के लिए आप रिज्यूमे भेजिए और उसमें जाति, अगर आप, चूंकि यहां तो जाति छुपा भी नहीं सकते हैं, आप सबके नाम से जाति पता चलता है, तो लोग मुझे जातिवादी पत्रकार कहते हैं, जबकि मैं समस्या पर बात कर रहा हूं। तो खैर, मुझे किसी की चिंता नहीं है। मुझे पता है कि मैं इस देश के बहुसंख्यक आबादी के हक अधिकार की बात कर रहा हूं, तो मुझे किसी परवाह नहीं है। और मैं जिनको लगता है कि ये मेरे खिलाफ बात कर रहा है, दरअसल मैं उनके आने वाली नस्लों के पक्ष में बात कर रहा हूं। भारत कब मजबूत भारत बनेगा? जब इस देश का हर नागरिक मजबूत होगा। भारत कब विकसित भारत बनेगा? हम लोग असली राष्ट्रभक्त कब कहेंगे? जब हम किसी दुनिया के दूसरे मुल्क से किसी भी मामले में, आर्थिक मामले में, सामाजिक मामले में, राजनीतिक मामले में पीछे नहीं रहेंगे। जब हमारे देश के लोग एक दूसरे को प्यार करेंगे। बाबा साहब ने कहा है, कोई देश कैसे देश बनता है? क्योंकि मैं गुजरात में हूं तो यहाँ राष्ट्रवाद एकदम चरम पर होता है, तो मैं भी थोड़ा उसमें घुमा हुआ हूं। बाबा साहब कहते हैं कि कोई मुल्क तब बेहतर मुल्क बनता है जब उसकी तकलीफें एक हो।
और चलिए मान लीजिए कि उस मुल्क की तकलीफें एक ना हो, अगर खुशियां एक हो तो भी वो बेहतर मुल्क बन सकता है। लेकिन भारत की विडंबना देखिए कि यहां लोग एक दूसरे की खुशी में खुश नहीं होते हैं अगर जाति नहीं मिलती है तो। ये स्थिति है, सच्चाई है। तो हम कैसे एक बेहतर मुल्क बनाएंगे जब हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल नहीं होंगे। टीम इंडिया जीतती है, हम लोग खुश होते हैं, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा है। यहां तो खिलाड़ियों की जाति देखी जाती है। तो ये जाति प्रधान देश है। और मुझे, आप लोग रेलवे के अधिकारी हैं, मुझे तो गर्व है अगर रेलवे नहीं होता और ऐसा रेलवे नहीं होता जहां 1 रुपए के भी 2 रुपए के भी टिकट थे, 5 रुपए। अब पता मैं अब तो मिनिमम कितना है, मुझे लोकल ट्रेनों में चढ़ा हुआ बहुत दिन हो गया है। मैं अभी राजधानी में भी चढ़ा हूँ पिछली बार, और मैं अपने गांव से 30 किलोमीटर कॉलेज जाता था पैसेंजर ट्रेन से। 5 रुपए की टिकट होती थी उस समय। लालू जी ने 1 रुपए और घटा दिया था जब वो रेल मंत्री बनते थे तो अपना। तो हमने तो रेल में ही, मतलब हम लोग मूंगफली खाना हो और व्हीलर की किताब पढ़ के साइट पढ़ा है। जो रेलवे स्टेशन पे बुक स्टॉल होता है, वहां से हम लोग रोज चूंकि आते जाते थे तो उनसे जान पहचान थी, तो उनसे विजडम, इंडिया टुडे, तमाम किताबें उठाते थे। तमाम लिटरेचर की किताबें भी अच्छी मिलती हैं वहां से उठा के। तो रेलवे का तो हम लोग के लाइफ में बहुत योगदान है। हम तो 30 किलोमीटर रोज सुबह सफर करके रेलवे से आना, फिर शाम में रेलवे से घर लौट जाना, क्योंकि हमारे पास शहर में घर नहीं था, कॉलेज शहर में था, शहर में रहने का संसाधन नहीं था। मेरे रेलवे स्टेशन का नाम था देसरी। वहां से हमारे गांव की दूरी 3 किलोमीटर है, तो हम लोग 3 किलोमीटर साइकिल से आते थे। फिर रेल से सुबह 8 बजे की पैसेंजर आती है, 405 या 502 उसका नंबर था, और फिर उससे हाजीपुर जाते थे, वहां फिर कॉलेज गए, फिर शाम में उससे रिटर्न होते थे। तो अब तो रेलवे वो रेलवे भी नहीं रह गया है। रेल बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इस देश की लाइफलाइन है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये नौकरियां देता है, नौकरी तो सबसे ज्यादा भारत में रेलवे देता ही है, और करोड़ों लोगों की जिंदगी जुड़ी है रेलवे से। और SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए तो ये रीढ़ है, सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं। तो सरकारी रेलवे जो भी हो, जिस रूप में भी हो, सरकारी हो प्राइवेट हो, रेलवे बचना चाहिए। और आप लोग रेलवे के कर्मचारी हैं, तो आपको तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। लेकिन सवाल वही है कि देश में जो संसाधन है उसका विकास हो, सबका विकास हो। देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। आप प्राइवेटाइजेशन कीजिए, वो भी दुनिया भर के देशों में हो रहा है। लेकिन एक बात तो ध्यान रखिएगा कि इस देश के 90% आबादी के अभी भी बस में नहीं है कि वो राजधानी चढ़े, वो स्लीपर में सफर तय करता है, या तो उसकी आमदनी बढ़ा दीजिए। इस देश के 90% आबादी की हैसियत में अभी भी नहीं है कि उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा, या तो उसकी आमदनी बढ़ा दीजिए। इस देश के 90% लोग की हैसियत नहीं है कि वो प्राइवेट में इलाज करवाए, या तो उसका आमदनी बढ़ा दीजिए। एक बड़ी साजिश है ये। सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी ट्रांसपोर्ट खत्म करना एक बड़ी साजिश है। विडंबना देखिए, आप हम सब अपर मिडिल क्लास नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सैलरी है सबकी। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि हम सब सरकारी स्कूल से पढ़ के आए, लेकिन आज के डेट में जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, शुरुआती एजुकेशन जिसकी सरकारी स्कूल में होगी, वो बाद में सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने लायक नहीं बचेगा। IIT, IIM, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU या आपके ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने लायक नहीं स्थिति होगी, क्योंकि ये स्थिति कर दी गई है सरकारी स्कूलों की। और जो बच्चा आज के डेट में प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, वो बाद में सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी का मजा लेता है, IIT, IIM, मेडिकल। तो कर दीजिए कि जो सरकारी में पढ़ेगा नहीं शुरू से, उसको बाद में सरकारी नहीं मिलेगी। इस देश में आज भी IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजेस सरकारी को लोग प्राथमिकता देते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा शुरुआती एजुकेशन सरकारी में करेगा, तो बाद में सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाएगा। तो एक कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि इस देश के जब बहुसंख्यक लोग, स्कूल अभी कलयुग नहीं है, ये कलम युग है। पहली बार भारत में 75 साल में जब संविधान लागू हुआ, तो सबको कलम पकड़ने का अधिकार है। नहीं तो उससे पहले चाहे मुगल का दौर हो, चाहे अंग्रेजों का दौर हो, चाहे उससे पीछे
2000 साल तक जाइए तो सबको कलम पकड़ने का अधिकार नहीं था। और इसके खिलाफ बुद्ध ने भी लड़ाई की शुरुआत की। बुद्ध ने लड़ाई शुरुआत की जातिवाद के खिलाफ। फिर फूले पेरियार, सम्राट अशोक ने इसके खिलाफ कैंपेन चलाया। उसके बाद फूले पेरियार, अंबेडकर, संत गुरु रविदास, यहाँ साहू जी महाराज के यहीं पर गुजरात में बहुत ऐसे लोग होंगे, मैं नाम नहीं जानता हूं। तो सवाल है कि जाति और धर्म के आधार पे कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सरकारी संस्थाएं बचनी चाहिए। और इस देश की मैं एकदम 100% कह रहा हूं, इस देश में किसी सरकार को मैं गलत नहीं मानता हूं। सरकार जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम से चुन के आई है वो वही काम करेगी जो उस देश की जनता चाहेगी, और जनता वही चाहती है जो उस देश की मीडिया चाहता है। तो इस देश में जो सबसे बड़ा अपराधी है वो पत्रकार है, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा जातिवाद है, सबसे अंदर उसके अंदर जातिवाद है। और इस देश के जिस तरह से तमाम विभाग है उसी तरह से पत्रकारिता है। और इस देश के सबसे डरपोक और निकम्मे, कामचोर, झूठे और मक्कार पत्रकार हुए, क्योंकि वहां रिजर्वेशन नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है। इस देश का हर कम्युनिटी के लोग जिस दिन पत्रकार बन जाएंगे ये देश बेहतर होगा। डेमोक्रेसी में पत्रकार होना बहुत जरूरी। आप लोग को पता होगा सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पत्रकारों की हत्या होती है। जिस देश में सबसे ज्यादा पत्रकारों की हत्या हो, समझिए कि वहां ज्यादा हालात खराब है। भारत में अब जेल में डालना शुरू हो गया है, जेल में डालने का काम। तो पत्रकारिता नहीं बचेगी तो डेमोक्रेसी नहीं बचेगा, एकदम लिख लीजिए। सरकार कोई भी हो निरंकुश होता है। जब पावर किसी के हाथ में आता है तो वो अत्याचार शुरू करता है, और डेमोक्रेसी में अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पत्रकारिता है। और पत्रकारिता जब बेईमान हो जाए तो उस देश के नागरिक डरपोक भी हो जाते हैं, और पत्रकारिता आपको जहां चाहे वहां डाल दे। तो ये टीवी और पत्रकारिता का मतलब जो टीवी और अखबार है, किताबें हैं। तो एक पत्रकार के तौर पे मेरी कोशिश है कि जो पत्रकारिता का जो असली धर्म है, जो उसका जो असली सोल है, उसको मैं बचाऊं। और उसका पत्रकारिता यही कहता है कि पीड़ित के साथ खड़े होइए, और मैं यही कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। बस इतनी सी मामूली सी बात है कि मैं किसी भी कीमत पर पीड़ित के साथ खड़ा रहूंगा, सच के साथ खड़ा रहूंगा। जो गलत है उसको गलत कहूंगा, चाहे कोई हो। और ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। कोई मुल्क तभी बेहतर मुल्क बना है जब वहां के लोगों ने सरकार से सवाल पूछे। हम चाहते हैं सरकारी स्कूल बने, अपने लिए चाहते हैं। सरकारी अस्पताल बने, अपने लिए चाहते हैं। रेल बची रहे, अपने लिए थोड़ी चाहते हैं। ये देश मजबूत हो, अपने लिए चाहते हैं। यहाँ के सेना को सम्मान मिले, अपने लिए चाहते हैं। बताइए, सेना की नौकरी मैक्सिमम सेक्रीफाइस है। 1 लाख रुपए तनख्वाह होनी चाहिए जवानों की, कोई बात नहीं करता इस पर। उनके शहीद होने के बाद उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? रेलवे अधिकारी कर्मचारियों की मुझे नहीं पता ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है या नया पेंशन स्कीम में आप लोग आ गए, न्यू पेंशन स्कीम आ गया आफ्टर 2004 के बाद। तो ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। दरअसल किसी ने इस देश में एक थॉट दिया है, बंच ऑफ थॉट्स में लिखा हुआ है उसने, कि किसी देश को गुलाम करना है तो उसको अशिक्षित कर दो और संसाधन पर कब्जा कर लो। और अगर ये गुजरात में हो रहा है और ये पूरे देश में करने की कोशिश है, और ये नहीं होना चाहिए। जिस देश के नागरिकों के अधिकार छीन जाएंगे तो फिर तो आप चाइना हो जाएंगे, फिर तो आप कोरिया हो जाएंगे। फिर बाबा साहब का जो संविधान है, जो भारत के लोगों को जो बराबर, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो सबको संवैधानिक अधिकार है सम्मान से जीने का, सवाल पूछने का, वो खत्म हो जाएगा। और मैं बाबा साहब के संविधान के साथ हूं। किसी भी भारत में संविधान तब भी होता जब बाबा साहब नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं होता अगर बाबा साहब नहीं होते। तो ये देश का संविधान इस देश की महिलाओं को, जिनको लिंग के आधार पर शोषित किया गया, उनको अधिकार देता है। ये संविधान इस देश के उन तमाम नागरिकों को जिनको जाति के आधार पर प्रताड़ित किया गया, उनको अधिकार देता है। हाँ, ये संविधान उनका भी अधिकार नहीं छीनता है जिन्होंने महिलाओं को और जाति के आधार पर लोगों को प्रताड़ना की। सबसे ज्यादा इस संविधान में वही लाभ ले रहे हैं, और चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बने हुए बैठे इसी संविधान की वजह से। नहीं तो अगर राजतंत्र होता तो वो भी कहीं ना कहीं पीड़ित होते। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो भारत का संविधान है
वो सबसे शानदार है, बेहतर है और भारत को एक बेहतर मुल्क बनाने की उसमें ताकत है, उसको लागू किया जाए। इसलिए मैं भारतीय संविधान के साथ हूं और एक पत्रकार के तौर पे मेरा भी उतना ही हक है जितना इस देश के हर भारत का संविधान पत्रकार को कोई अलग हक नहीं देता है। हम सब एक पत्रकार हैं और खासकर मैं इस देश के जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं। आप लोग सड़कें हम ही लोग बनाते हैं, जो इस देश के 90% आबादी है, सबको पता है वो कौन लोग हैं। सड़कें हम बनाते हैं, रेल हम चलाते हैं, रोड हम बनाते हैं, फैक्ट्रिया में हम काम करते हैं। अब तो पढ़ाई का अधिकार मिला, संवैधानिक अधिकार मिला, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक सब हम बन रहे हैं। एक ही काम हमें नहीं आता। इस देश के 90% लोगों को एक काम नहीं आता है, मुंह चलाना, बोलना। जिस दिन हम लोगों ने लिखना और बोलना शुरू कर दिया, हमारा सारा संवैधानिक अधिकार हमको मिल जाएगा। और इसीलिए हर घर में आप लोग लिखने, पढ़ने, बोलने वाला एक पत्रकार पैदा कीजिए, जिसको आप पत्रकार कहते हैं। जिस दिन इस देश में शोषित वंचित समाज ने बोलना लिखना शुरू कर दिया, उसका सारा अधिकार मिल जाएगा। मैं ये लिख के दे सकता हूँ। बाबा साहब हथियार थोड़ी चलाते थे, कलम चलाते थे, लिखते थे, बोलते थे। बस यही कसर है। हर आदमी अपने अपने घर से एक लिखने और बोलने वाला पैदा कीजिए, आपके सारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। इस देश की डेमोक्रेसी बचेगी, इस देश की सीमा की सुरक्षा होगी और आते जाते रहेंगे लोग, सत्ताधारी लोग आते जाते रहेंगे। देश बचना चाहिए, मुल्क बचना चाहिए, इस देश के नागरिक बचने चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।